कई बार सब सही लगता है, करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप, पर जब पेरेंटहुड का सपना पूरा नहीं होता, एक साइलेंस सा छा जाता है और एक ऐसी ही खामोशी हर महीने एक सवाल बन के लौटती है, क्या प्रॉब्लम मुझ में तो नहीं है? दोस्तों, इनफर्टिलिटी ये सिर्फ महिलाओं में यानी वुमेन्स की शिकायत नहीं है। इसमें आधा कंट्रीब्यूशन जो है वो मेल्स का है और कई केस में तो उनका पूरा कंट्रीब्यूशन होता है। फिर भी लोग इस बारे में बोलने से डरते हैं, कतराते हैं और ये सोचते हैं मुझ में कैसे दिक्कत हो सकती, मैं तो मेल हूँ। लेकिन यही पे अपने को एक लेसन, एक लर्निंग, एक नॉलेज की आवश्यकता है। लेकिन आज हम इसी साइलेंस को ब्रेक करेंगे और समझेंगे मेल इनफर्टिलिटी के बारे में बिना किसी शेम के, बिना किसी हेजिटेशन के, और जानेंगे कि ये कैसे होता है, इसके लिए सॉल्यूशन क्या है। और हाँ, हम एक एजुकेटेड, एक समझदार और इस आज की दुनिया के मेल है, तो हमें अगर खुद में दिक्कत है तो उसको सॉल्व करने की एक विचारधारा को आज ही से शुरू करेंगे। तो आइए जानते हैं मेल इनफर्टिलिटी के बारे में इन डिटेल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर शैलेश संचेती, आपका अपना MD होम्योपैथ फ्रॉम एडवांस होम्योपैथिक क्लिनिक पुणे। ये एपिसोड उस कपल के लिए है जो पेरेंटहुड के लिए स्ट्रगल कर रहा है, और हर उस इंसान के लिए जिसे कभी किसी ने ये कहा हो प्रॉब्लम तुम में है। मेल इनफर्टिलिटी का मतलब है एक मैन जो 1 साल तक अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करने के बावजूद अपने पार्टनर को कंसीव नहीं करा पाता हो, तो उस कंडीशन को मेल इनफर्टिलिटी बोलते हैं। इसके अंदर हो सकता है कि सीमेन की क्वालिटी कम हो, सीमेन की क्वांटिटी कम हो, या फिर जो सीमेन में जो स्पर्म है वो एग्स तक नहीं पहुंच पाते हो। तो इन कारणों की वजह से मेल इनफर्टिलिटी को डिफाइन किया जाता है। तो बात करते हैं मेल इनफर्टिलिटी के कॉजेस के बारे में। तो सीमेन रिलेटेड इश्यूज, इसके अंदर अगर स्पर्म काउंट कम है तो उसको बोलेंगे ओलिगोस्पर्मिया। अगर स्पर्म बिल्कुल ही प्रेजेंट नहीं है सीमेन में तो उसको बोलेंगे एजोस्पर्मिया। अगर रिपोर्ट में लिख के आया है कि मोटिलिटी लेस, यानी कि स्पर्म का जो मोटिलिटी यानी मोमेंट है वो कम है, या फिर उसका डायरेक्शन लेस है, या फिर वो उस पर लिखा आया हो कि बैड शेप्स और द डिफॉर्म स्पर्म या डेड स्पर्म, यानी कि जो क्वालिटी है उस स्पर्म की ये कम लगना। लेकिन ये जितने वर्ड्स है या जितनी चीज़ें हैं, अगर आप सीमेन एनालिसिस का रिपोर्ट देखोगे तो उसमें आपको क्वांटिटी ऑफ स्पर्म, क्वालिटी ऑफ स्पर्म, उसके अंदर कितने मिलियंस में स्पर्म है। लेकिन यहाँ पे गलती होती है कि आप हाउ मच मिलियन ये देखते हो, लेकिन उसका मोटिलिटी बराबर है क्या, उसका शेप बराबर है क्या, उसमें एक्टिव स्पर्म कितने हैं, उसमें इनएक्टिव स्पर्म कितने हैं, इसका जब कैलकुलेशन निकालोगे तो नीचे एक लिखा का हुआ आएगा, एक तो एजोस्पर्मिया या फिर ओलिगोस्पर्मिया, या फिर लिख के आएगा एक्टिव स्पर्म 20%, 10%। इससे आपको पता चलता है सीमेन का क्वालिटी। हार्मोनल डिसऑर्डर्स, यानी कि टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम रहना, यानी कि लो टेस्टोस्टेरोन। दूसरा, पिट्यूटरी डिसऑर्डर्स या फिर हाइपोथैलेमस डिसऑर्डर। तीसरा कॉज, हाई BMI रहना, यानी कि ओबेसिटी। इसके साथ साथ क्या सिम्टम्स आएंगे? इरेक्शन का इशू आएगा, इजैकुलेशन का इशू आएगा, साथ ही साथ डिजायर फॉर सेक्सुअल रिलेशनशिप इसका इशू आएगा, या फिर परफॉर्मेंस या स्टैमिना या एनर्जी लेवल, ये सब हार्मोन से रिलेटेड है। थर्ड कॉज, इन्फेक्शंस, जैसे गोनोरियल इन्फेक्शन यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जिसके अंदर HIV। दूसरी बात है कि टेस्टिकुलर एट्रोपी। चौथी बात है ऑर्चाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ टेस्टिस, यानी कि टेस्टिस पे स्वेलिंग रहना। इपिडाइडमाइटिस, यानी कि जो सीमेन कैरी करने वाली जो पाइप है उसके अंदर इन्फेक्शन रहना है, उसमें सूजन आना। साथ ही साथ जैसे डायबिटीज या फिर कोई ऑटो इम्यून डिसीज रहना, या फिर वहाँ पे जो आपका जो सीमेन का पाइप है इपिडाइडमिस, उसके ऊपर एक सिस्ट फॉर्म हो जाना। और साथ ही साथ एक और कंडीशन है जिसको बोलते हैं वेरिकोसील। अगर आप सोनोग्राफी करवाएंगे तो उसमें लिख के आएगा वेरिकोसील टेस्टिकुलर में,
यानी कि जो सीमेन कैरी करने वाली जो पाइप है वही चोकअप हो जाना किसी कारणवश, उसको वेरिकोसील बोलते हैं, और वो भी एक कारण होता है मेल इनफर्टिलिटी का। अब बात करते हैं अगले कॉज की, यानी कि जेनेटिक कॉज। इसके अंदर है क्लेनफिल्टर सिंड्रोम या फिर मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। ये दो ऐसी जेनेटिक कंडीशंस है जिसके अंदर सीमेन फॉर्मेशन होता ही नहीं है। इस टेस्ट को करने के लिए बायोप्सी करनी पड़ती है या फिर जेनेटिक ऐसे करना पड़ता है, उससे इन चीज़ों के बारे में पता चलता है। अगला कॉज है लाइफस्टाइल एंड एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स, जैसे अल्कोहल, स्मोकिंग, मारिजुआना, साथ ही साथ ओवरवेट रहना। इसके साथ में जैसे टेस्टोस्टेरोन के सप्लीमेंट लेना या फिर एनाबॉलिक स्टेरॉयड का हायर यूज़ होना, टाइट क्लोथिंग पहनना, साथ ही साथ जैसे कि सोना का ज़्यादा यूज़ होना या फिर केमिकल या टॉक्सिन जैसे लीड, मर्क्यूरी, आर्सेनिक, ये किसी न किसी कारण से यानी कि लाइक कॉस्मेटिक और किसी जगह पे काम करने की वजह से बॉडी में जाना, जैसे हीट प्रोड्यूसिंग यानी कि बहुत देर तक लैप पे लेके बैठना जिसकी वजह से अफेक्ट हो जाना जेनिटल एरिया को। तो ये सब कॉजेस एनवायरमेंटल और टॉक्सिक्स के अंदर आते हैं। अब इस मेल इनफर्टिलिटी के सिम्टम्स को हम कैसे पहचान सकते हैं? प्रेगनेंसी इज नॉट हैपनिंग डिस्पाइट ऑफ रेगुलर अटेम्प्ट, लेकिन कुछ लोगों में फिजिकल और इमोशनल साइंस भी होते हैं, जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन, लो लिबिडो यानी कि लो सेक्सुअल डिजायर, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ सेल्फ स्टीम, वीकनेस, थकान, टायर्डनेस, सेक्सुअल डिजायर ना होना, सीमेन का पानी की तरह पतला या फिर क्वांटिटी में कम होना, एनर्जी लेवल बिल्कुल लॉस होना, ये सब फिजिकल या इमोशनल सिम्टम्स होते हैं। जैसे आपने ये फिजिकल इमोशनल साइंस को देखा, अगर वैसे कुछ साइंस आपके बॉडी के अंदर आप फील करते हो तो सबसे पहला काम होना चाहिए आपने डॉक्टर को विजिट करनी चाहिए। अब डॉक्टर को विजिट करने के बाद अब बारी आएगी डॉक्टर इसको डायग्नोस कैसे करेंगे। इसके लिए सबसे पहला होता है सीमेन एनालिसिस, यानी कि 4 दिन फिजिकल रिलेशनशिप नहीं रखना है, सुबह जाके वहाँ पे लैब में सीमेन देना है। उसके अंदर स्पर्म का क्वालिटी, स्पर्म का क्वांटिटी, स्पर्म्स का बिहेवियर, उसके अंदर डेड स्पर्म कितने हैं, उसके अंदर कोई इन्फेक्शन है क्या या फिर और कोई तकलीफ है, तो ये आपको सीमेन एनालिसिस में मिलेगी। दूसरा टेस्ट आता है हार्मोन्स का टेस्ट। जेंट्स के अंदर वैसे तो LH, FSH एंड टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट करते हैं, लेकिन मैंने अनुभव से मैं ये बात बता रहा हूँ, एस्ट्रोजन एंड प्रोलैक्टिन इसकी भी मात्रा जेंट्स में ज़्यादा होने की वजह से भी हार्मोन्स की शिकायत से मेल इनफर्टिलिटी का इशू आता है। अब बात करते हैं सोनोग्राफी की। सोनोग्राफी में आपको क्या पता चलेगा? स्क्रोटल सोनोग्राफी में टेस्टिकुलर एट्रोफी है, टेस्टिकुलर टॉर्शन है, टेस्टिस में कोई इन्फेक्शन है या फिर वेरिकोसील जैसी कोई दिक्कत है या फिर वहाँ पे कोई सिस्ट या कोई ट्यूमर या कुछ और दिक्कत है, तो इसके लिए आपको सोनोग्राफी हेल्प करेगी। इसके आगे का टेस्ट है, जैसे मैंने आपको बताया क्लेनफिल्टर सिंड्रोम, ये जैसी जेनेटिक बीमारी अगर है तो उसके लिए टेस्टिकुलर बायोप्सी ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे आपको जेनेटिक टेस्टिंग भी मिलता है और वहाँ पे टेस्टिकुलर में कोई इन्फेक्शन है वो भी मिलता है। अब इन सब टेस्ट को देखने के बाद आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि आपके अंदर कौन सी वो दिक्कत है जिसको टारगेट करना होगा, और उस टारगेट को अगर आप फोकस करके ट्रीटमेंट लेते हो तो आपकी इनफर्टिलिटी का, मेल इनफर्टिलिटी का जो मेन पॉइंट है वो आपका क्लियर होने में बहुत आपको मदद होगी। यूरिन टेस्ट, इसमें यूरिन में इन्फेक्शन है क्या या फिर यूरिन में से शुगर जा रही है क्या, ये भी एक कारण हो सकता है मेल इनफर्टिलिटी का, तो यूरिन टेस्ट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं होम्योपैथी की। होम्योपैथी आपको मेल इनफर्टिलिटी में कैसे एक वरदान साबित होती है। जब एक शुरुआत करने के पहले मैं अपने एक अनुभव बताऊंगा। इसमें मैंने ये अनुभव किया है कि इनफर्टिलिटी की इशू है और उसके लिए कपल मेरे पास आया है। मैं ये देख रहा हूँ कि फीमेल के रिपोर्ट में कुछ इश्यूज है, चलिए ठीक है, लेकिन मेल के रिपोर्ट्स में इशू है। लेकिन अगर मैं ये बात पूछता हूँ कि दवाई किसको किसको चल रही है, यानी कि मेल को या फीमेल को, तो वो बता रहे नहीं तकलीफ तो इसको है तो दवाई इसी को चली, यानी कि लेडी को चल रही है। लेकिन जब हम रिपोर्ट देख रहे हैं कि सीमेन एनालिसिस में एरर्स है, काउंट बराबर नहीं है
जब देखते हैं कि वहाँ पे वाटरी सीमेन है, क्योंकि वो पता चल जाता है कि टाइम से पता चल जाता है कि 30 मिनट्स ले रहा है कि वो थिक होने के लिए, तो इससे पता चलता है। फिर क्वांटिटी नॉर्मली 5 ml होनी चाहिए, लोगों के रिपोर्ट में होता है 1 ml 2 ml, तो इससे पता चलता है कि अरे तकलीफ तो मेल में ही है। लेकिन हो क्या रहा है कि मेल को नज़रअंदाज किया जा रहा है। अब बात करते कि आप बोलोगे अरे डॉक्टर साहब आपने तो बताया फीमेल में भी तो तकलीफ थी, लेकिन एक बात आप मुझे बताएं, एक लेडी जिसको एक बेबी चाहिए और वो उसको समाज में भी रहना है और सबको फेस भी करना है, इमोशनल टॉर्चर भी है, खुद के लिए भी तकलीफ है, बहुत सारी बातें, लेकिन ये क्यों हुआ? क्योंकि मेल का जो सीमेन काउंट है वो परफेक्ट नहीं है, क्वालिटी परफेक्ट नहीं है, क्वांटिटी परफेक्ट नहीं है। इस वजह से वो लेडी कंसीव नहीं कर पा रही और उसका इमोशनल और उसका पूरा फिजियोलॉजी डिस्टर्ब हो गया है। तो आप एक बात बताएं, फिर सिर्फ फीमेल ही रिस्पॉन्सिबल कैसे हुई? लेकिन दिक्कत पता है क्या है, एक नॉर्मल पेशेंट को इस बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं, इसलिए मैंने आपको ये किस्सा समझाना जरूरी समझा ताकि आपको इस बात का इम्पोर्टेंस पता चले कि देखिए कंसीव करना इट्स नॉट द वन वे प्रोसेस, इट्स अ 2 वे प्रोसेस। यानी मेल भी उतना ही ज़रूरी है उसकी हेल्थ और फीमेल की हेल्थ भी उतनी ही ज़रूरी है। तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि क्वेरी को एड्रेस करेंगे तभी वो सॉल्यूशन मिलने वाला है, लेकिन क्वेरी को एड्रेस नहीं करेंगे और एक ट्रेडिशनल थॉट से ही जाएंगे कि नहीं इनफर्टिलिटी यानी फीमेल, नो इट्स नॉट राइट। सो शायद आपको जो अभी तक वीडियो चल रहा है और जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंची है उससे आपके एक पॉइंट तो क्लियर हो ही गए होंगे। अब बात करते हैं होम्योपैथी आपको इसमें किस तरीके से मददगार साबित होती है। तो होम्योपैथी का जो सबसे इम्पोर्टेंट मोटिव है वो है आपके शरीर की उस एनर्जी, उस ताकत, उस सिस्टम को एक्टिवेट करना जो नेचुरल है और जो आवश्यक है, जो किसी कारणवश दब सी गई है या वर्क उस तरीके से नहीं कर रही है। मीन्स होम्योपैथिक वर्क्स होलिस्टिकली, वो भी किसी बिना हार्मोन्स के दिए, वो भी कोई इंजेक्शन, सलाइन या सर्जरी किए और ना वो कोई केमिकल सिंथेटिक ड्रग दिए। सो होम्योपैथी का सबसे इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल ये है, विदाउट साइड इफेक्ट, कंप्लीट इफेक्ट, फास्ट इफेक्ट, परफेक्ट इफेक्ट एंड विद द गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ दवाइयों के बारे में ताकि आपको भी थोड़ा क्लियरिटी आए कि डॉक्टर साहब आप इतना तो बता रहे हो लेकिन इस बारे में कहाँ पे ऐसा कुछ लिखा है, उसका कुछ रेफरेंस तो बताइए। तो उसका रेफरेंस आप खुद भी देख सकते हो, सबल सरुलाटा। ये ऐसा मेडिसिन है जो ह्यूमन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्ट्रेंथनिंग करने का काम करता है। एग्नस कैस्टस ये दवाई है जिसका काम है जो लो लिबिडो यानी सेक्सुअल डिजायर नहीं है, स्टेमिना नहीं है, वीकनेस है, तो वहाँ पे ये दवाई काम करती है। एसिड फॉस, सेलेनियम, चाइना, ये दवाई आपको वहाँ पे काम करती है जब बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं है, लिथार्जिकनेस है, टायर्डनेस है या फिर कॉन्फिडेंस लो है, वहाँ पे ये दवाई काम करेगी। अब बात करते हैं हार्मोन्स के बारे में। अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लो है तो आप अगर देखेंगे तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लो का साइन है लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, और लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस की दवाई है लाइकोपोडियम इन होम्योपैथी। अब दूसरी बात करते हैं कि डॉक्टर साहब इरेक्शन बराबर है लेकिन जैसे ही मैं रिलेशनशिप में जाता हूँ इरेक्शन लूज हो जाता है, तो वहाँ पे दवाई आती है आर्जेंटम नाइट्रिकम। तीसरी दवाई, अगर बॉडी के अंदर थायराइड जैसी शिकायत है जिसके वजह से सेक्सुअल इश्यूज जेंट्स के अंदर आ रहे हैं या इरेक्शन या इजोकुलेशन के लिए तकलीफ है, तो वहाँ पे दवाई है थायरॉयडिनम सेलेनियम। अब जैसे कुछ ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं कि आफ्टर 40 दे आर लुकिंग टू कंसीव और मेल है और जो बता रहे कि डॉक्टर साहब इरेक्शन में तकलीफ है, इजैकुलेशन में भी तकलीफ है, अच्छा स्टेमिना नहीं है, तो वहाँ पे कैलकेरिया काप जैसा दवाई काम करता है। अगर किसी कारणवश जैसे क्रिकेट खेलते समय कोई जेनाइटल पे इंजरी हो गई है तो वहाँ पे आर्निका जैसी दवाई काम करती है। अब मैंने ऐसे भी पेशेंट्स देखे हैं, फर्स्ट मैरिज ब्रेक हो गई है और उसकी वजह से इनको इमोशनल शॉक बैठा है, तो उस केस में इग्निशिया जैसी दवाई लॉन्ग लास्टिंग या एक्टिव ग्रीफ के लिए वो काम करती है। नेट्रोम्यूर डिसअपॉइंटमेंट या फिर निगेटिव थॉट्स या डिप्रेशन जहाँ पे नेट्रोम्यूर जैसी दवाई काम करती है। ऑरोमेट अगेन डिप्रेशन, एंजाइटी, ग्रीफ, और साथ ही साथ डेवलपमेंट नहीं है ऑर्गन्स में तो उसके लिए ऑरोमेट दवाई काम करती है। अब हमें इन सब दवाइयों से क्या समझना है,
इस दवाइयों के इससे हमें ये समझ में आया कि होम्योपैथी में आपका सीमेन का प्रॉब्लम है, उसके अंदर क्वालिटी कम है, क्वांटिटी कम है, एक्टिव स्पर्म्स नहीं है, या फिर आपको टेस्टिकुलर इंजरी हुई है, या आपको वेरिकोसिल है, या आपका स्टैमिना बराबर नहीं है, या आपका सीमेन थिन वाटरी आ रहा है, या फिर आपको इम्पोटेंसी है, यानी कि हार्मोन्स हो, चाहे माइंड का कंडीशन हो, चाहे किसी और चीज की वजह से आपको कंसीव करने में मेल की तरफ से दिक्कत आ रही है, हियर इज द रोल ऑफ होम्योपैथी। सो होम्योपैथी मेल इनफर्टिलिटी में का सबसे बेहतरीन सिस्टम है, जो आपको सिर्फ सजेशन नहीं देगा, आपको आउटकम भी देगा। और ये सब मैं अपने अनुभव से, अपने पेशेंट्स के अनुभव के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। मेल इनफर्टिलिटी एक डायग्नोसिस है, आइडेंटिटी नहीं। यानी कि होलिस्टिक हीलिंग एंड प्रॉपर डायग्नोसिस, इसके कॉम्बिनेशन से साइंटिफिकली एडवांस मेथड से आपके मेल इनफर्टिलिटी के इश्यू को रिजॉल्व किया जा सकता है। अगर आप इस जर्नी में है तो गिल्ट, शेम या प्रेशर बिल्कुल मत फील कीजिए, और इसके सॉल्यूशन के लिए हम एज बीइंग एडवांस होम्योपैथ आपके साथ है, और तब तक है जब तक आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व होके आपकी लाइफ में खुशियां नहीं आती। और हमारे यहाँ पे जो हमारी एक्सपर्टी है, जहाँ पे आपका इमोशनल, आपका फैमिलियर, आपका फिजिकल, आपका बीइंग कपल, रिलेशनशिप, इन सब चीज़ों को साथ ही साथ एडवांस मेथड से लैब इन्वेस्टिगेशंस सबको कंसीडर करके एक प्रॉपर हिस्ट्री तैयार करके हम आपको सोल्यूशन देते हैं। और इसका सिर्फ आपको कंसीव करने के लिए ही हेल्प नहीं होता, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इन बिटवीन कपल, एक हेल्दी रिलेशनशिप और एक अच्छी लाइफ के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता है, और कुछ बातें हैं जो डॉक्टर को मिलके ही हमें समझ में आती है। हम गूगल करेंगे लेकिन हो सकता है कि पूरा इंफॉर्मेशन हमें ना मिले, तो हम आपके लिए है बस एक पहल, एक विजिट और एक चांस, और एक आपकी जिंदगी बदलने का एक नया रास्ता। सो एडवांस होम्योपैथिक क्लिनिक डॉक्टर शैलेश संचेती आपके साथ हमेशा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और जरूर मिलेंगे हम अगले वीडियो में ऐसे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए विचारधारा के साथ और एक नई आशा की किरण के साथ। तो तब तक के लिए खुश रहिए।